नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 18वीं संसद का जो दृश्य है वो बड़ा ही लोकतांत्रिक और दिल को सुकून देने वाला नजर आ रहा है। दूसरे दिन शपथ के दौरान जो दृश्य दिखा वो लगा कि वास्तव में ऐसा दृश्य दशकों बाद संसद के अंदर दिखा और पूरी संसद ऐसा लगा कि मेले ठेले जैसा उत्सव है। कहते जरूर हम थे लोकतंत्र के उत्सव के बारे में बार बार, चुनाव के दरमियान था भी वो हमारा लोकतंत्र का उत्सव, लेकिन जो उत्सव के बाद जो मेला लगता है वो मेला संसद में लगा हुआ है। बहुत सारे 543 सांसद, और इस बार चूंकि विपक्ष भी तगड़ा है इसलिए दृश्य और भी जबरदस्त और लोकतांत्रिक नजर आ रहा है, क्योंकि जब जब विपक्ष तगड़ा होगा तो लोकतांत्रिक परंपराएं और मजबूत होंगी, सत्ता पर अंकुश होगा और सत्ता भी मनमानी और अहंकारी नहीं होगी। ऐसा हमारे कई संसदीय इतिहास में जो दर्ज पुरोधा हैं वो ऐसा कहे गए हैं। शपथ का सिलसिला पूरा हो गया है। कल 11 बजे स्पीकर का चुनाव होगा और स्पीकर का चुनाव पूरे भारतीय संसदीय इतिहास में ये तीसरी बार होगा। आमतौर पर सहमति से ही स्पीकर का जो चयन है हो जाता था, चुनाव नहीं होता था, वोटिंग नहीं होती थी। और 70-72 साल तो आखिरी बार स्पीकर का चुनाव हुए हो गए। तो ऐसी क्या मजबूरी, ऐसा क्या जरूरी कि इस बार इतने वर्षों के बाद संसद में जो चेयरपर्सन है या स्पीकर है उनका चुनाव हो रहा है। और दोनों तरफ से एनडीए और इंडिया वाले गठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ओम बिरला को फिर से मैदान में उतारा है। 19 से 24 तक ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में 125 से अधिक सांसद निलंबित हुए, बहुत सारे बिल बिना विपक्ष के पास हुए। विपक्ष को ओम बिरला के नाम पर इसीलिए ऐतराज है। और दूसरा सबसे बड़ा ऐतराज विपक्ष को इस बात को लेकर है कि आमतौर पर यह रवायत रही है, ये व्यवस्था रही है, ये परंपरा रही है कि अगर स्पीकर का पद सत्ताधारी दल के पास है, जो कि होता ही है आमतौर पर, तो फिर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। और यूपीए की 10 साल की सरकार में ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर रहा है। उसी रवायत को बताकर विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। आम सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एनडीए खेमे से लगाया गया। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से 2-3 बार बात भी की, ऐसा राजनाथ सिंह का दावा है, लेकिन सहमति नहीं बनी। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी कहते हैं कि खड़गे जी को कहा गया कि मैं बताता हूं, रिवर्ट करूंगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने रिवर्ट नहीं किया। ये मेरे नेता का अपमान है। जरा गौर कीजिएगा, राहुल गांधी खड़गे को जवाब न देने को कह रहे मेरे नेता का अपमान है। खड़गे दलित वर्ग से आते हैं और इस बात को कांग्रेस पार्टी बराबर उभार रही है। पूरे चुनाव में इंडिया वाले गठबंधन के नेता संविधान लेकर सभाओं में, और खासतौर पर राहुल गांधी ने यह शुरू किया और उसके बाद सारे नेता संविधान लेकर रैलियों में गए। एक नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब की ये किताब जिसे वेद पुराण से भी ज्यादा अहमियत है वो खतरे में है। नैरेटिव सेट हुआ, इंडिया वाले गठबंधन को फायदा हुआ। बहुत सारा जो बहुजनों का वोट है वो इंडिया वाले गठबंधन को मिला। विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि बहुमत का आंकड़ा
सत्ता पक्ष के पास है 293 सांसद हैं, विपक्ष के पास 336 सांसद ही हैं। वो जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन दलित उम्मीदवार केरल से कांग्रेस के 8 बार के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारकर, मैदान में लाकर इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से एक दलित वाला दांव खेला गया है। तो आज मंथन में इसी पर बात होगी, स्पीकर का चुनाव दलित वाला दांव। स्पीकर का चुनाव दलित वाला दांव, ये मंथन में आज ये विषय है हमारा। पहले भी बहुत बार, और ये कोई अकेले इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा। जब रामनाथ कोविंद को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति बनाया तो कहा कि दलित को राष्ट्रपति हमने बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि आदिवासी राष्ट्रपति। उसके जवाब में दलित आदिवासी राष्ट्रपति के जवाब में तब की यूपीए ने मीरा कुमार को चुनाव लड़ाया और कहा कि हम दलित लेकर आए हैं। तो कहीं लोहे से लोहा काटने की रणनीति और कहीं दलित वाला दांव। इस पर एक बयान भी आया चिराग पासवान का, वो कह रहे हैं कि उन्हें पता कि हार जाएंगे इसलिए दलित की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई। खैर, अपने अपने तरीके से हर राजनीतिक दल, गठबंधन हमले कर रहा है और चीजें कर रहा है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि विपक्ष को एक संजीवनी मिली है और वो संजीवनी है बहुजनों के वोट की। संविधान की रक्षा के नाम पर बहुजनों ने जो समर्थन दिया है, राशन वाला शासन भूलकर, राशन और तमाम सुविधाओं को भूलकर बहुजनों ने जिस तरीके से संविधान के नाम पर समर्थन दिया है, विपक्ष की उम्मीदें बहुत हाई हो गई हैं। और यही वजह है कि संसद में इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ गए, संविधान की प्रतियां लेकर गए। कुछ लोग जो गुटखा एक परमिटेड है वो लेकर गए, कुछ लोग पूरा का पूरा संविधान ही लेकर गए। आज शपथ ग्रहण के दौरान जो दृश्य था वो बड़ा मनोरम था। इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता और नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर संविधान लेकर उन्होंने शपथ ली और संविधान की श्रद्धा में कुछ बातें भी कही। वो जरा देखिए। जय हिंद, जय संविधान। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बहुत मोटी सी संविधान की प्रति लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा जय संविधान, यूं हाथ उन्होंने दिखाया, और चंद्रशेखर ने मंडल, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय जोहार, पूरे तरीके से बहुजनों की छाप शपथ ग्रहण समारोह में दिखी। और बहुजनों की राजनीति एक बार फिर संसद में सिर चढ़कर बोलती दिखी। इस बात को शायद देश का कोई भी मीडिया संस्थान इस तरीके से नहीं कह रहा जैसा हम कह रहे हैं कि जो दृश्य है संसद का, जो दृश्य दिखा मुझे आज, वो बहुजनों की प्रचंड राजनीति का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में बहुजनों की प्रचंड राजनीति आप देखने को मिलेगी। मैं अभी एक पुराना वीडियो देख रहा था मंडल की क्रांति के नायक पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का। वो एक कार्यक्रम में, अभिनेता सुरेश ओबेरॉय का एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, वो एक इंटरव्यू किया करते थे। उसमें वीपी सिंह कह रहे हैं कि कुछ लोग आकर मिले उनसे
पिछड़े वर्ग के लोग जब ये उन्होंने ये आरक्षण लागू किया था और कहा कि क्या हम लोग मोर्चा लें, तो वीपी सिंह ने कहा कि नहीं, आप 80% हैं, हाँ आपको क्या जरूरत। वीपी सिंह ने कहा उस इंटरव्यू में कि जो 1% है वो सवाल उठा रहे हैं आरक्षण पे, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गणना नहीं है। और उसी जाति जनगणना को पकड़कर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारे नेता, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने एक बहुजनों की राजनीति को, दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, इनकी एक राजनीति को नई धार दे दी। वो चाहे उसे पीडीए कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन है बहुजनों की राजनीति। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है मायावती का, विषयांतर नहीं करूंगा। एक दृश्य यह था कि बहुजनों, संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन दृश्य था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे दृश्य थे आप जिन्हें विवादित कह सकते हैं। वो 4 तस्वीरें दिखाई जाएं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। अपन अपन भाषा में देता तो कितना अच्छा लगता। हमनी भोजपुरी में देती तो निमन लागित नु। सब लोग अपन अपन भाषा में देता, अब भोजपुरी नहीं खे तो हम पढ़ देते नहीं भाई, पढ़ता नहीं पढ़ता। अब जय फलस्तीन, अल्लाहु अकबर, ये बात कही ओवैसी ने। फलस्तीन वाला जो उनका जयकारा था उसको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। अब हिंदू राष्ट्र वाला निकाला गया कि नहीं निकाला गया ये तो लोकसभा का सचिवालय ही बताएगा। लेकिन छत्रपाल सिंह गंगवार, बरेली से नवनिर्वाचित सांसद, जय हिंदू राष्ट्र। कुछ लोग जय हेडगेवार, कुछ लोगों ने जय नरेंद्र मोदी भी कहा। फिर होड़ सी लग गई। अरुण गोविल कभी राम का किरदार निभाते थे, सदन में आज जय श्री राम करते नजर आए शपथ के बाद। लेकिन एक बात जरूर मुझे चुभी इस पूरे शपथ ग्रहण में, वो सारण बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का दर्द था। राजीव प्रताप रूडी भोजपुरी में शपथ लेना चाहते थे क्योंकि उनका था कि भाई सब ने अपनी अपनी भाषा में शपथ ली है, जो जिसकी भाषा थे, कोई संस्कृति, कोई अंग्रेजी, कोई कहीं कहीं कहीं। जब वो भोजपुरी में शपथ लेने के लिए आए तो वो अनुसूची में है ही नहीं, शपथ नहीं ले सके। और भोजपुरी को अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत दिनों से आंदोलन भी चल रहा है। राजनीतिक दल वोट ले लेते हैं, प्रधानमंत्री या अन्य नेता जाते हैं सभाओं में, कहते हैं का हाल बा, कौन हाल चाल बा, भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन अनुसूची में नहीं है। लोकसभा में वो शपथ नहीं ले सके। ये संसद को विचार करना होगा, भारत सरकार को विचार करना होगा। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर बवाल मचा है उसमें राहुल गांधी और राजनाथ के दावे और प्रतिदावे। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है
कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। एक तस्वीर वो दिखाई जाए, इस सब बवाल झंझावात सपात इसके बाद अखिलेश यादव और ओम बिरला जो इस समय कैंडिडेट हैं लोकसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के, वो दोनों संसद की कैंटीन में खाना खाते नजर आए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने चुटकी भी ली कि माजरा क्या है, लेकिन माजरा कुछ नहीं है। माजरा सिर्फ इतना है कि ये संसदीय परंपरा है, शिष्टाचार है कि संसद के अंदर मुद्दों पर लड़ते हैं, बाहर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ये शिष्टाचार ही है। लेकिन विपक्ष को ओम बिरला के नाम पर इतराज है। ये भी खबरें आई कि बहुत सारा जो सत्ता पक्ष के जो घटक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ओम बिरला पर भरोसा नहीं। लेकिन स्थिति ये है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी पर एक साइकोलॉजिकली राहुल गांधी ने हमला किया कि नरेंद्र मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, कोई कदम ऐसा पीछे नहीं लेना चाहती जिससे ये बात राहुल गांधी की साबित हो जाए कि वास्तव में 240 सीटें आ गई, इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव में है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। और इसीलिए बहुत एग्रेसिव आक्रामक तरीके से, चाहे मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, चाहे स्पीकर का मसला हो, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई स्पीकर भी हमारा होगा और डिप्टी स्पीकर भी हमारा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि डिप्टी स्पीकर वो विपक्ष को देने जा रहे हैं, और हो सकता है किसी डिप्टी स्पीकर किसी सहयोगी दल का हो जाए, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन स्पीकर बिल्कुल साफ हो गया है। लड़ाई केरल के सांसद कांग्रेस के सुरेश और जो लगातार पिछले लोकसभा के सांसद भी थे और अध्यक्ष भी थे ओम बिरला, उनके बीच में ये सीधा मुकाबला हुआ। कल सुबह 11 बजे वोट पड़ेंगे। एक ग्राफिक जरूर चला दिया जाए कि कब कब इस देश में चुनाव हुआ है लोकसभा को लेकर। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1972 में, और तीसरी बार अब 2024 में होने जा रहा है। यानी बहुत लंबा समय हो गया, मतलब 1972 के बाद अब बहुत लंबा वक्त हो गया। तो ये क्यों ऐसी स्थितियाँ, क्यों परिस्थितियाँ आई? और विपक्ष जानबूझकर भी, इंडिया ब्लॉक जानता बूझता है कि उसको जीतना नहीं है, लेकिन फिर ऐसा चुनाव लड़ने पर क्यों आमादा है, चुनाव क्यों लड़ रहा है? इसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक नैरेटिव है, और वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाई अब जो संविधान की रक्षा वाला दांव है वो चाहे दलित उम्मीदवार उतार कर, चाहे बहुजनों की राजनीति करके, क्योंकि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों का फ़ायदा इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी के लोग उठाना चाहते हैं। मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। प्रोफेसर डॉक्टर हिलाल नकवी, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। हिलाल भाई स्वागत, धन्यवाद। कुंवर जयपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुजनों की राजनीति और बहुत सारे ऐसे देश में बदलावों पर डॉक्टर वर्मा का शोध भी है। उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और महेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक के तौर पर। चर्चा बड़ी अहम है। हिलाल भाई से इसकी शुरुआत करते हैं। हिलाल भाई, कौन सी जिद आ गई कि भाई आपको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन आपने उम्मीदवार उतार दिया, और ममता बनर्जी जैसे नेता करें कि भाई आपने उनको विश्वास में नहीं लिया? इस तरह की भी खबरें हैं। इतिहास में केवल 3 दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा होगा जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो स्थितियाँ कुछ खास हैं, या फिर नैरेटिव सेट करना है दलित उम्मीदवार उतार कर मैदान में? हिलाल भाई।
देखिए, हम अगर जैसा आपने बताया कि तीसरी मर्तबा चुनाव हो रहा है, तो ऐसे अगर आप देखिएगा कि डिप्टी स्पीकर कितनी मर्तबा नहीं हुए हैं लोकसभा में, तो आपको बस पिछला एक टर्म मिलेगा जिसके अंदर डिप्टी स्पीकर नहीं हुए, वरना हमेशा जो है वो डिप्टी स्पीकर बना है। और अगर आप पूरा का पूरा इतिहास उठा करके देखें, तो 1971 के बाद से लेकर के अब तक ये एक कन्वेंशन लगातार चला आया है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में रही हो, कि डिप्टी स्पीकर जो है वो हमेशा प्रतिपक्ष का रहा है। इसमें जब 1984 की हम बात करें, 1980 की बात करें, जबकि कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है उसको विपक्ष का ही बनाया था। इस परंपरा को तोड़ने का काम जो है वो इस सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की, जो 70वीं अगर हम लोकसभा की बात करें, ये अपने आप में किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी जनतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा सूचक नहीं है। अब की बार फिर से उसी तरह का एक हम देख रहे हैं कि पता नहीं डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। हम उसके ऊपर वार्ता भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके ऊपर वार्ता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि स्पीकर में आप हमारा साथ दीजिए, डिप्टी स्पीकर का क्या होगा वो तब देखा जाएगा। आप बताइए, क्या किसी भी जनतंत्र में, किसी भी प्रजातंत्र में ये कोई बहुत सुखद दृश्य होता है कि डिप्टी स्पीकर जो है उसका अपॉइंटमेंट ही ना किया जाए? डिप्टी स्पीकर को जो है वो और जो स्पीकर है दोनों को जो है आप सत्ता दल से रखें। इससे पहले की भी अगर हम बात करें, जो हम 16वीं लोकसभा की बात करते, वहां पर भी क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो डिप्टी स्पीकर नहीं था, लेकिन उनका सहयोगी दल AIADMK है, उसका डिप्टी स्पीकर हुआ करता था। तो वहां पर भी इन्होंने यही काम किया था। तो जाहिर सी बात है, एक स्वस्थ परंपरा जो जनतंत्र की चली आ रही है, उसको आपने पूरी तरह से तोड़ा है, एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, हार और जीत जो है वो प्रजातंत्र में कोई भी इस तरह के इलेक्शन जो हो रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर होगा या डिप्टी स्पीकर होगा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इस बात का है कि जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का एक मैंडेट दिया है। और जब जनता ने हमको वो मैंडेट दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब तक जिस तरह से पार्लियामेंट चलता आ रहा है, पार्लियामेंट वैसे ही चलना चाहिए। किसी एक पार्टी के, क्योंकि उसके पास प्रचंड बहुमत है, क्योंकि उन्होंने एक जिद पकड़ ली है, क्योंकि उनका कहना है कि हमको कांग्रेस मुक्त जो है वो भारत करना है, इस वजह से हम जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देंगे ही नहीं, पता नहीं कौन वहां के पर आ जाए, किस पार्टी का आ जाए। तो ये जो है ये पहले दिन से ही टकरार की स्थिति को बनाना है। ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA की अगर हम बात करें, तो वो नहीं चाहते हैं कि लोकसभा जो है एक स्वस्थ, एक अच्छी डिबेट के साथ, एक परंपरागत तरीके के साथ चले। आप बताएं, इसके अंदर पूरी हम देश की जनता से ये बात पूछते हैं कि सन 1971 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब जो है वो जो हम प्रतिपक्ष है उसका हमने स्पीकर ना देखा हो, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। आप उस परंपरा को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या कारण है कि आप उस परंपरा को जो है वो तोड़ करके और प्रतिपक्ष को जो है वो आप एक तरह से ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, आप एक तरह से उनको दबाना चाहते हैं, आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, आप ये एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हमारा जो अपोजिशन है वो बहुत कमजोर अपोजिशन है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो किसी चीज का विरोध नहीं करता है। तो निश्चित रूप से ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपका विरोध करेंगे। आप हमको हराइएगा, एक मर्तबा नहीं, आप हमको 10 मर्तबा हराइएगा, लेकिन हम हर जगह जहां जहां आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जहां जहां हमारे जो पार्लियामेंट है उसकी जो स्वस्थ परंपराएं हैं उसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, हम खड़े जरूर होंगे। हमारे पास मैंडेट नहीं है, हमको मालूम है, हमें मालूम है कि इस मैंडेट के साथ जो है हम स्पीकर के पद को जीत ले, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध होना चाहिए। हर उस चीज का विरोध होना चाहिए जहां पर संविधान के साथ छेड़छाड़ हो और जहां के ऊपर जो संसदीय परंपराएं हैं उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जाए। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर हिलाल नकवी ने कही कि भाई ये जिद कर ली गई। 71 स्पीकर की बात तो हो रही, लेकिन डिप्टी स्पीकर की बात भी होनी चाहिए कि भाई 71 से अब तक
विपक्ष के पास ही रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का ये 10 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो ऐसी कौन सी जिद है भाई? विपक्ष को एक तरफ संसद के बाहर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सहमत से देश चलता है, बहुमत से सरकारें, तो फिर ये कौन सी सहमति है? और ऐसा डर कौन सा है? मैं तो इसे कह रहा हूं, कौन सा डर है? पहले की भी सरकारें इस देश में चली हैं, उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया है, वो क्यों नहीं डरी? आप क्यों डर रहे हैं? ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ये अहम सवाल पूछेंगे। ब्रेक से लौटा है और कार्यक्रम का विषय है स्पीकर का चुनाव, दलित वाला दांव। लेकिन स्पीकर के अलावा डिप्टी स्पीकर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई विपक्ष अगर 1971 से लेकर नरेंद्र मोदी के 10 साल को अलग कर दिया जाए तो विपक्ष के पास रहता था। ऐसी क्या दिक्कत, ऐसा कौन सा डर, ऐसी कौन सी जिद है? सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंवर जपेंद्र का। कुंवर जपेंद्र, ऐसी कौन सी दिक्कत है, कौन सा डर है? भाई पहले की सरकारों ने, जिन सरकारों ने डिप्टी स्पीकर बनाया, वो सरकारें भी चली हैं। आप ऐसी कौन सी चीज़ अपने पास बचा कर रखना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देंगे और इसीलिए आम सहमति नहीं बन पा रही है? कुंवर जपेंद्र, बस तो हम आपके इस कथन को पूरे सम्मान के साथ डिनाई करते हैं। नहीं, वो आपका अधिकार है, आप डिनाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? दूसरी लोकसभा में नेहरू जी ने ये परंपरा तोड़ी थी। नेहरू जी ने अपनी ही सरकार के हुकम सिंह जी को ये पद दिया था, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को लाए बिना कुछ चलाओगे नहीं अब? मतलब नेहरू को जरूर लाओगे? नहीं, वो ये तो रिकॉर्डेड है ना। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। के समय में नेहरू जी ने ये निर्णय लिया, उन्होंने ये पद अपने पास रखा, हुकम सिंह जी को पद दिया, वो नेहरू सरकार में थे। तो आप यहाँ तो ये चीज खत्म हो गई कि बीजेपी कुछ अलग करना चाहे, बीजेपी कुछ अलग नहीं करने जाए। और दूसरी बात, लोकसभा में ये कोई नियम के तहत तो है नहीं, ये तो एक परंपरा डाली गई। और जिस को परंपरा है, ये नियम नहीं है लोकसभा का, ये लोकसभा में एक परंपरा। सभी को पता है, परंपरा है, रवायत है, सभी को पता है परंपरा है। बोलिए। वक्त के साथ रवायतें बदलती भी हैं, तो हम इसे सहज रूप से लें कि अगर दूसरी लोकसभा में देश आजाद होने के बाद नेहरू जी ने उस रवायत को बदला, उन्हें जरूरत महसूस हुई, तो आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस हो रही है कि इस रवायत को थोड़ा सा बदल देना चाहिए। तो ये तो रवायत बदली जा रही है, नियम के खिलाफ तो कुछ नहीं किया जा रहा। और जो स्टार्टिंग में आपने एक बात कही थी कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानमंत्री कमजोर हो गए, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं की, वो राहुल गांधी कहते रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर या सबल नहीं कह रहा हूं। ये बात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, और अगर आप मेरी भूमिका को ध्यान से आपने सुना हो, मुझे लगता है उतना ही सुन के उतने दौरान आप आए हैं, जुड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप देखिएगा। तो चलिए, बहरहाल जो भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत हुए। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आजादी के बाद से जो यहाँ भारतीय संविधान की खिल्ली भी कांग्रेस ने उड़ाई। आज ही हमने काला दिवस मनाया ना इमरजेंसी का पूरे देश में, कि एक वो काला अध्याय था देश का जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद भी इस देश की जनता ने बहुत सहज रूप से उन सभी स्थितियों का सामना करा, और वक्त आने पे इमरजेंसी के बाद सारी चीजें सामने निकल के आई। तो ये रवायतें होती इसलिए हैं कि वक्त और परिस्थिति के अनुसार रवायतों को बदला भी जाना चाहिए। आज जिस तरह से देश का माहौल बदला है, देश की राजनीति बदली है, देश के एक प्रधानमंत्री ने देश को जात पात क्षेत्रवाद से बाहर निकालकर युवा, गरीब, किसान और सैनिक के रूप में एक प्रसारित करने का काम किया, और पूरा इंडी गठबंधन जातिवाद में फिर देश को लेके आया। जिस जातिवाद के द्वंद्व की वजह से, जिस जातिवाद की वजह से इस देश ने सैकड़ों वर्ष गुलामी झेल ली, आपस में बटा रहा, कमजोर होता रहा, तो आज इंडी गठबंधन ने जनता को भ्रमित तो कर लिया कि जी आप 400 पार दे दोगे तो ये संविधान बदल देंगे, आप 400 पार दे दोगे तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल देंगे। कर दिया आपने भ्रमित, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आप पूरी तरह तो देश को भ्रमित नहीं कर पाए, ठीक है,
हमें भी एक एहसास हुआ कि इस देश की जनता कितनी जल्दी भ्रमित हो जाती है। और अगर इस आपको देश पहले की एहसास नहीं जनता- हुआ था? आपने 2 चुनाव जीते और यही बात विपक्ष कहता है, तब एहसास नहीं हुआ था आपको? तब भी देश आपको की- एहसास होना चाहिए था। अगर आप जनता इतनी भोली भाली है जो आपके भ्रमित करने से, विपक्ष के भ्रमित करने से हो जाएगी, तो मैं तो भाई धन्य हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष है। इस जनता को आप कह रहे हैं, मतदाता को कह रहे हैं जिसने आपकी सरकार बनाई, उसके बौद्धिक स्तर पर सवाल उठा रहे हैं आप। आप हमारा जवाब सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता और वोटर को भ्रमित करके 10 साल राज किया होता तो 400 पार का आंकड़ा इंडी गठबंधन पार करता। इंडी गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में बैठी हुई है। तो यह साबित करता है कि भ्रमित करने वाले कौन थे और किस तरह से उन्होंने 66 वर्षों तक देश को भ्रमित करके राज करा और इस देश का बेड़ा गर्क करा। भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा से बाहर निकली है और यकीन मानिए अगला चुनाव 400 पार ही भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। अरे भाई धैर्य रखो, पूछ लो अपने नेताओं से, अब मत कहो मेरे भैया, अब मत कहो। ये 400 पार बड़ी दिक्कत है, अब दोबारा मत कहना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पार्टी में भी। मैं बता रहा हूं ये 400 पार का ही नतीजा नहीं तो आप वास्तव में 350 में होते। आज आप 350 में ही होते। लेकिन वो जो संविधान लेकर जो प्रकट हो गए, आज देखा था लोकसभा का दृश्य, देखा आपने लोकसभा का दृश्य देखा? चारों तरफ संविधान की प्रतियां, मैंने नहीं देखा इससे पहले। मेरा 30-35 साल का करियर, मैंने कभी ऐसी लोकसभा नहीं देखी जिसमें संविधान की प्रतियां लिए चारों तरफ संविधान की प्रतियां ही लहरा रही हूं। मैंने ऐसा नहीं देखा। ये केवल मैंने, और अपनी भूमिका में मैंने कहा कि क्या विपक्ष ने जो चुनाव में नैरेटिव बनाया है, क्या उसकी वजह से यह दृश्य देखने को मिला है? मैंने कहा, बिल्कुल आपने कहा और वो सत्यता आपने कही, लेकिन जो भ्रामक प्रचार किया उसका असर नहीं हुआ और ये क्रेडिट देश की युवा पीढ़ी को मैं एक छोटा सा जवाब हिलाल साहब से लेता हूं, फिर बाकी लोगों के पास। हिलाल साहब, ये 66 वर्षों से आप लोग करते रहे हैं, एक तो तय कर लीजिए कितने वर्षों से। आप लोग 60 वर्ष कहते हैं, ये 70 कहते हैं, कभी 66 कहते हैं। और देखिए नेहरू जी आ गए, अब नेहरू जी ने जो किया आप लोगों को उसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि बिना नेहरू के देश में कुछ भी नहीं चलेगा, ये मान लो आप। और वो कह रहे हैं कि भाई जब आपने तोड़ी हम भी तोड़ेंगे। नेहरू को फॉलो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन चीजों को हम सामने रख रहे हैं कि आप सिर्फ लांछन नहीं लगा सकते हैं, आप करें तो सच और हम करें वो नेहरू को फॉलो कर रहे हैं। आप धन्यवाद करिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, थैंक यू बोलिए। जी देखिए, जहां तक कि इसका सवाल उठता है तो अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ ये भी नेहरू जी की वजह से लीक हुआ था। भाई मेडिकल कॉलेज सब जो है, मेडिकल कॉलेज सारे जो है वो नेहरू जी ने बनवाए थे। गठबंधन के साथियों की वजह से हुआ। आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। विषयांतर मत कीजिए, आप इसी पर दीजिए, विषयांतर नहीं बोलिए। उन्हीं की वजह से लीक हुआ है, तो इस वजह से नेहरू जी तो आने ही आने, हम माने ले रहे हैं। ये कह रहे 66 साल में, भाई इन्होंने कहा जब नेहरू जी ने रवायत तोड़ी तो ये भी तोड़ेंगे। ये तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई राजनीति बदली है, ये भी बदलेंगे। तो वो भी हमने मान लिया, नीट पेपर जो है वो भी नेहरू जी की वजह से लीक हुआ, क्योंकि उन्होंने ये जो है एमबीबीएस की शिक्षा, ये जो वैज्ञानिक शिक्षाएं ये शुरू की, तो उसी की वजह से हुआ है। तो एक बात स्पष्ट हो गई। अब आते हैं दूसरा जो इन्होंने कहा। जपेंद्र जी बोलने दीजिए उनको भाई, वो आपके बीच में नहीं बोलने दीजिए उनको। नहीं भी हम माफी चाहेंगे, हम भी बीच में बोलना हमारा भी स्वभाव नहीं है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा गैंग पकड़ा गया है, लोग पकड़े गए हैं, यही तो आप लोग करते हैं। भाई तेजस्वी यादव को कलर पकड़ के क्यों नहीं डाला आपने? विषयांतर मत करिए, उनको बंद करिए, लाके कलर पकड़ के मारते हुए डंडे तोड़ के बंद करिए ना। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप लोग? आप लोग केवल मीडिया माइलेज लेते हैं ये बातें कह के। बोलिए हिलाल साहब, बोलिए जल्दी से, मैं जाऊंगा, 3 मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। हिलाल साहब, तो नेहरू जी को कहा कि नीट का पेपर जो लीक हुआ वो नेहरू जी से। अरे वो कह रहे नेहरू जी ने परंपरा बदली, उस पर आ जाओ। परंपरा बदली, नीट छोड़ दो। हिलाल भाई, राजद का नाम क्यों नहीं, राजद के लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप ऑन स्क्रीन बैठे हैं, रोज चैनलों में चल रहा है, पिछले 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं और आप लोगों से नाम नहीं लिया जा रहा कि आपके इंडी गठबंधन के साथियों ने देश में ऐसी परंपरा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीट पर चर्चा कर लेंगे, कुंवर जपेंद्र, नीट पर चर्चा करेंगे। यहाँ संसद पे चर्चा है, कुंवर जपेंद्र, संसद पे चर्चा है, नीट पे चर्चा करेंगे। बोलिए बिलाल भाई, बोलिए भाई, आप लोगों ने परंपरा डाली, उसी को ये कर रहे हैं, बोलिए। मिर्चल
लग रहे होंगे व्यापम का घोटाला भी आरजेडी ने किया था जाकर के वहां मध्य प्रदेश में। खैर छोड़िए इस बात को, उसके ऊपर तो हम लोगों को कोई चर्चा ही नहीं करनी है। तो वो व्यापम का घोटाला वो भी नेहरू जी ने, घोटालों में बैठ जाइएगा हमारे साथ। व्यापम का घोटाला भी नेहरू जी ने किया था। आजादी के बाद पहले जीप घोटाले से लेकर 2014 तक के आपके सारे घोटाले आपको गिनवा देंगे। हो तो किसी को गिरफ्तार करके दिखा दीजिए। पहले जीप घोटाले। चलिए, मुझे लगता है कि अब ये डिरेल होगा है, विषय डिरेल हो रहा है। करते हैं, डाली है, चैलेंज करते हैं, विषय डिरेल हो रहा है। मनोज मिश्रा, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, अब दोनों लोग शांत हो जाइए, विषय डिरेल हो रहा। मनोज मिश्रा, जैसे परंपराओं की बात आई, बहुत सारी चीजों की बात आई, बीजेपी नहीं देना चाहती और वो सर्वसम्मत चुनाव भी नहीं होगा। विपक्ष को पता है कि ऐसा उसको कोई लाभ नहीं इससे होने वाला है, लेकिन क्या राजनीतिक लाभ या आगे की जो चीजें हैं उसकी वजह से विपक्ष चुनाव लड़ रहा है? मनोज मिश्रा जी, अब इसमें जो है वो आगे जो कहा गया कि साहब जो है वहां से होता चला आ रहा है। परंपराएं जो है वो है वहां के ऊपर नेहरू जी की कायम की हुई थी। आज इन्होंने नेहरू जी को पकड़ लिया है, कल को कांग्रेस भी पकड़ेंगे। विश्वास रखिए। हिलाल भाई, सरकार से हुक्म सिंह को चुना। अरे भाई अब बोलने दीजिए, नहीं तो आवाज बंद करानी पड़ेगी फिर। मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं आवाज बंद कराने को सम्मान नहीं मानता, फिर वो अच्छी बात नहीं होगी ना। फिर मैं ऐसा करता नहीं हूं। मैं बोलिए मनोज जी, बोलिए। बड़ा लंबा समय होता, 1 to 1 कराइए, लोग जवाब देते रहेंगे, कम से कम हम लोग अपनी बात तो रख लें जी। मैं आपके विषय पे आता हूं। अक्सर ये होता है कि दो पार्टी के प्रवक्ता विषयात्मक करने में बड़े माहिर होते हैं, पूछिएगा कुछ बताएंगे कुछ। अरे भाई, ये चुनावी मंच नहीं है। चलिए, प्रॉब्लम दरअसल कहां पे है? आज जो इस लोकसभा पे आपने देखा शपथ ग्रहण सांसदों की, उस पर जो भी नए नजारे हमको आपको देखने को मिले, लगभग 30 साल से आज मैं अभी दिल्ली में हूं, मैं दिन में था सदन में। दुर्गेंद्र भाई, बड़ी मजे की बात आप सुनिए, क्योंकि समस्या कहां है? कांग्रेस 52 से 99 और भारतीय जनता पार्टी 300 से आगे 240 241 पर गठबंधन की सरकार है। तो जो आपका सवाल था, मैं उसी सवाल पे आना चाह रहा हूं। जो आपने एक बात कही, दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश, मंडल की बात, जय फिलिस्तीन, जय भीम। आज लोकसभा सदन बहुत अलग, पहले दिन शपथ ग्रहण में आने वाले भविष्य के 5 साल की जो रूपरेखा तय होगी, उस पर एक अलग नजारा दिखा है। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, व्यक्तिगत 1 to 1 ऐसी पार्टियों के जो एक सांसद चुने हैं, वो भी लंबी दूरी खींचने की बात कर रहे हैं। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 52, 72 और 2019 के बाद डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया, वो रवायत की बात होगी। चलिए ठीक है, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता है। दुर्गेश भाई, हमने आपने सबने देखा है, सारे पत्रकार साथियों ने देखा है। लेकिन चिंता किस बात की है? विगत 5 साल का जो कार्यकाल अध्यक्ष महोदय का था, महोदय बिरला जी का, मैक्सिमम सांसदों का निलंबन, और चूंकि जो संख्या है दुर्गेश भाई 273 नहीं है, ध्यान रखिएगा बीजेपी की, वो 240 और 41 और गठबंधन के साथ की सरकार है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सदन में आए दिन रोल होगा, चाहे वो निलंबन की बात हो, चाहे वो संख्या की बात हो, बाकी चीजों को लेके हम जानते हैं कि ये स्पीकर को चुनाव इंडी गठबंधन या कांग्रेस या बाकी लोग, उनको पता है कि वो हारेंगे, वो जीतेंगे नहीं। लेकिन जब संख्या बल जनता ने दिया है तो वो दिखना भी तो चाहिए। नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का पद नहीं था लोगों के पास में, क्योंकि संख्या बल नहीं था। तो जो नई रवायतें गढ़ी जा रही, इस नई रवायतों को स्वयं में स्वीकार करने की भी आदत डाली जाए। 14 से 24 अपार मैंडेट था सरकार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं थी किसी सहयोगी साथी की या किसी विपक्षी को नई नई चीजों की भारत गढ़ने को लेकर के। लेकिन अब सोचना बूझना पड़ेगा, अब तय करना पड़ेगा। पहला मंत्रिमंडल सीधे सीधे 72 की संख्या में गया है, बहुत स्कोप नहीं भविष्य में उसको बढ़ाने की, दुर्गेंद्र भाई जी। तो इसलिए बातें बड़ी कर ली जाए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब आप कमजोर होते हैं तो मजबूत होने का दावा करते हैं, और जब आप मजबूत होते हैं तो आपको दावा करने की जरूरत नहीं है। वो दिखता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखता है, आपके कार्यों में दिखता है, आपके बिल में दिखता है।
तो जैसे अभी हिलाल भाई की आप देखिए, इनकी बात में चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले इनके जो कमिटमेंट है, इनकी बात, इनका कॉन्फिडेंस लेवल था, आज तो मैं देख रहा हूँ जबरदस्त है भाई। हिलाल भाई बधाई आपको, आप तो बिल्कुल मतलब मैं देख रहा हूँ 1-to-1 की स्थिति में है। लेकिन बात ये भी समझ आइए कि जब अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी है, मेघालय से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के आपके मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, महाराष्ट्र से लेके विधानसभा में संख्या किसकी थी, सरकारें किसकी थी, बाद में परिणाम हमने आपने सबने देखे हैं। तो लोकसभा कैसे छूटेगी, ध्यान रखिए। ये बात का फिर मैं कहूंगा जोगेंद्र भाई, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की जरूरत, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा अध्यक्ष ने, स्वर्गीय केशव त्रिपाठी ने बड़े बड़े कीर्तिमान गढ़े हैं। हमने जगदीश पाल और केसरीनाथ कल्याण सिंह की शपथ ग्रहण और 3-3 दिन के मुख्यमंत्री भी हमने देखे हैं, संविधान से 5 साल सरकारें भी चलते देखी हैं। उस पर आज हम चर्चा नहीं करें, बहुत लंबा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव और मौजूदा सदन में ये चीजें सभी जानते हैं। जिसको थोड़ी सी राजनीतिक सूझबूझ है वो जानता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उसको 273 के आंकड़े को पार करना है, क्योंकि उसके अपने एजेंडे में, उसके अपने कमिटमेंट में, उसके भविष्य की योजनाओं में 2047 की बात हमने सुनी है जोगेंद्र भाई, हम सबने सुनी होगी। तो अभी हम चुनाव 2024 के जीत के आए हैं, अगर हम 29 और 34 बजाय 47 की बात करें, इसका मतलब कि वो उनकी जो विल पावर है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनको क्या करना है। तो बिल्कुल हिलाल भाई और इनके नेता को, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, बाकी अन्य लोग हो, चिंता होनी चाहिए, अपने सांसदों को बचाए रखने की चिंता होनी चाहिए। वही तो कवायद कर रहे हैं मनोज भाई, कवायद तो वही कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ झटके हाथ में आ जाए, छन्नी लगा रहे हैं। अगर डिप्टी स्पीकर हाथ में आ जाए तो कम से कम थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा, नहीं तो मामला तो गड़बड़ है। डॉक्टर एम एल वर्मा साहब की तरफ रुख करेंगे। प्रोफेसर एम एल वर्मा साहब, एक तो जो सदन मुझे आज दिखा वो बड़ा अद्भुत सदन दिखा, और अपने आप में संविधान, सदन, भीम, जय जोहार, मतलब जो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत रोमांचित हूँ इस तरह का सदन देखकर। लेकिन वास्तव में बहुत अद्भुत सदन दिखा, जैसे जैसे लोगों ने शपथ ली और अलग अलग तरीके से सबको, हर व्यक्ति ने जिसकी जो भावना थी उन्होंने व्यक्त भी की। कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र की भी बात की, भगवान का भी नाम लिया, जय श्री राम भी किया, फिलिस्तीन भी कर दिया गया, ये सारे चीज़ें हैं। स्पीकर के चुनाव को लेकर जैसा कि के सुरेश को लेकर ये आए हैं, क्या ये दलित वाला दांव चलने की कोशिश है कि वही नैरेटिव जो चुनाव में लेकर आए कि बहुजनों की राजनीति, क्या उसको इसके जरिए आगे बढ़ाने की मंशा दिखती है इसमें पीछे? प्रोफेसर वर्मा। दुर्गेन जी, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं जी, मैं बहुत इथिक्स की बात करना चाहता हूँ। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, चंद शब्दों में 2 बातें। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि जिसकी जो आदत होती है वही भूमिका वो आगे भी परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और कांग्रेस के सामने, या आप ये कहें कि महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है और कई जगह का उदाहरण है। और कुल मिलाकर के इससे ये होता है कि अगर विपक्ष ये कहता है, भारी विपक्ष है, वो कहता है कि भाई अगर एक पद आप ले रहे हैं स्पीकर का तो बाकी दूसरा वाला आपको दे दीजिए। और इसमें एक लोकतांत्रिक नैतिकता की बात करता हूं, ताकि सबका पार्टिसिपेशन बना रहे। वो उस कारण से, क्योंकि यहाँ पे एक डर की स्थिति, आशंका की स्थिति हो सकती है। लोग अब भी उस डर को, जिसको कह सकते हैं कि अभी भुला नहीं पाए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज आप ये जान लीजिए दुर्गेन जी की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जिसकी जैसी आदत होती वैसा करेगा। तो आप उसको राजनीतिक मोड़ एससी और उससे न करिए, उससे कोई पार्टी का वोट नहीं बदलेगा। लेकिन ये बदल सकता है कि अगर मान लीजिए इनके साथी जो है, नीतीश कुमार जी है, टीडीपी है, वो साथी लोग इनके साथ अगर खड़े रहे और कल को इन्हीं की पार्टी तोड़ दी जाए तो जी, बहुत सीधी सी बात। तो ऐसा हो सकता है कि ये इनके साथ न खड़े हो, अपनी पार्टी को बचाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस मामले में या तो एक दीजिए और एक लीजिए जी। इसमें इनकी बैसाखियां हैं, इनको भी एक्टिव रोल निभाने की जरूरत है, जो
उपयुक्त हो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये कहता हूं कि हम तो थोड़ा विज्ञान का सहारा लेते रहते हैं और आपके सामने रखते हैं। एक मेथड है जिसको कहते हैं सोशल साइंस में इंडक्टिव मेथड। जी। हिंदी में कहेंगे कि आगमन विधि, कि आगे क्या होने वाला है इसको हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? अगर मान लीजिए कि रामू एक गंदी बस्ती में रहता था और श्याम उसी प्रोफेसर वर्मा का नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी हो गए थे, हाँ, किसी का फोन आ गया था। खैर, बोलिए। तो रिजल्ट ये होता है कि अगर रामू गंदी बस्ती में रहता था और वो पूरी तरह से गंदा हो गया, तो श्याम अगर उसी तरह से जाएगा गंदी बस्ती में रहने, तो रिजल्ट उसका भी होगा। मतलब कहने का ये है मेरा कि जो बैसाखी की स्थिति है, इससे पहले की घटनाएं देखिए। 2 टर्म आप एक तो चौधरी चरण सिंह का देख लीजिए, फिर इसके बाद चंद्रशेखर जी का देख लीजिए। वही हुआ, वही इंडक्टिव मेथड लागू हुआ कि ये सरकारें जिसको आप कहते हैं ना कि कुछ दिन के लिए हो, तो ऐसी घटना आप ये तय जान लीजिए कि वही स्थिति जो ठीक है, मैं महेंद्र सिंह कुछ अच्छा मैं लेता हूं। डॉक्टर वर्मा की पूरी बात लगभग अब आ ही गई है। महेंद्र सिंह, डॉक्टर वर्मा ने कहा कि भाई ये लोग अंदर जो हैं टीडीपी और नीतीश कुमार, ऐसा वो संकेत दे रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या वो कुछ इसमें कुछ हेर फेर कर सकते हैं। मुझे हालांकि इसकी बहुत कम उम्मीद है, लेकिन जो विपक्ष ने उम्मीदवार उतार दिया, इसके पीछे मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? और मुख्य वजह तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कुछ स्वस्थ परंपराएं होती है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, और वो शायद सत्ता पक्ष नहीं करना चाह रहा। और इनको भी मालूम है, कांग्रेस को मालूम है कि वो जीतेंगे नहीं, संख्या बल नहीं है, लेकिन एक लोकतंत्र में एक विरोध दर्ज कराना भी एक तारीख में लिखा जाता है, वो जरूरी है कि ये जब इस तरीके की घटनाएं हो रही थी तो हमने भी ये विरोध दर्ज अपना कराया, और इसी वजह से कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया। और कांग्रेस की कोई डिमांड कोई अनैतिक या कोई अलोकतांत्रिक डिमांड नहीं लगती है कि अगर आप अध्यक्ष है और हमारे पास भी अच्छे खासे नंबर हैं और स्वस्थ परंपराएं हैं लोकतंत्र की, तो उनको आगे बढ़ाइए, उनको और मजबूती दीजिए। अगर विपक्ष का उपाध्यक्ष होता है तो क्या दिक्कत है? कोई ऐसा कुछ तो उससे आप क्राइम तो कराने नहीं जा रहे हैं, क्यों, किस बात का डर है? अब वो डर जो मनोज जी कह रहे हैं, आने वाले समय में अगर इस तरीके का कोई डर आसन्न है तो फिर निश्चित तौर पर आप उन परंपराओं को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई डर नहीं है और बहुत स्वस्थ परंपराओं को कायम रखना है, और जैसा कि साहब अगर कहते हैं कि सबको मिलके साथ में देश को आगे बढ़ाना है, ये हमारी नीति है, तो फिर अब इस फैसले में तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, वो कहते हैं कि भाई सबकी सहमत से हम देश चलाएंगे और सरकार तो बहुमत से चलती, मोदी जी ने कहा भी है। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है, तो अगर वो कह रहे हैं तो कहने और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप से ये ऑफर करना चाहिए कि मैं विपक्ष को कहता हूं आप अपना उम्मीदवार बताइए जो उपसभापति के लिए हो। ये आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, लीड करके एग्जाम्पल सेट कीजिए। जैसे अभी T20 हुआ, रोहित शर्मा ने खुद लीड किया, जबरदस्त पारी खेली टीम के लिए। तो अगर आप इस तरीके से लीड करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो आप वो स्वस्थ परंपराओं की बात कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि शर्त रखी, क्या बात की शर्त है? कोई शर्त नहीं है, इस तरीके की कोई शर्त नहीं है। बात यह है कि आप कुछ कमिटमेंट कर सकते हो क्या, क्योंकि पिछले अभी जो लोकसभा गई है उसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया, कोई उपसभापति नहीं बनाया गया। तो अब इसमें भी एक डर ये हो सकता है कि आप, क्योंकि रूल तो है नहीं इस तरीके का कोई, तो आप ना भी बना सकते हैं। तो कांग्रेस की कोई अनुचित मांग कम से कम इस मुद्दे पर नहीं लग रही है कि उपसभापति विपक्ष का हो। कांग्रेस जरूरी नहीं, अगर आप ये कह सकते हैं कांग्रेस का नहीं होगा, आप गठबंधन से किसी और छोटी पार्टी का दे दीजिए, वो भी एक बात हो सकती थी, डिस्कशन हो सकता था। और उसमें अगर नहीं मानते तो आप कह सकते थे कि कांग्रेस अब लालच कर रही कि कांग्रेस का ही बने। तो ये कोई अनुचित नहीं है इस तरीके की, और परंपराएं रवायतें
जिस तरीके से ये टूट रही है, तो उसमें भी फिर नियम के विरुद्ध तो नहीं है। नहीं, क्या टूट इसको सकती बदली है। राजनीति, जैसे कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक बदलाव, क्या रवायतों का टूटना राजनीतिक बदलाव मानते हैं हम सब, मानना चाहिए? अब मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब नई संसद की बिल्डिंग बनी है और नए तरीके से उसमें सारी चीजें की गई है, तो रवायत हो सकती है। तो उसमें अब कुछ टिप्पणी करना अभी उचित नहीं रहेगा। ठीक है, ये लोग ठीक है। मैं कुंवर जपेंद्र 10 सेकेंड, फिर मैं वर्मा जी को लूंगा चूंकि उनकी बात नहीं आ पाई थी। कुंवर जपेंद्र, मेरे पास वक्त भी ज्यादा नहीं है अब। आज भले ही ये जो पैनल बैठा है ये सहमत नहीं है, लेकिन रवायतें समय के साथ बदलना एक बदलाव का हिस्सा है और अच्छी राजनीति और अच्छे सामाजिक परिवर्तन का ये एक संदेश भी देती हैं। अगर इन 5 वर्षों में जो गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये पूरी कामयाबी के साथ चलती है, देश की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहती है और देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने में कामयाब होती है पूरी तरह से, तब तो निश्चित तौर पर सब स्वीकारेंगे ना कि हाँ भाई वाकई में एक पॉजिटिव वे में काम हुआ। हमने यूपीए की सरकार भी देखी कि कितना उसके अगेंस्ट माहौल बना। अरे डिप्टी स्पीकर से हम अगेंस्ट हो, प्रो कैसे माहौल हो जाएगा? ये तो सदन के अंदर की कार्रवाई का मसला है। सरकार का आचरण जैसा होगा वैसे अगेंस्ट प्रो होगा। डिप्टी स्पीकर दे दोगे नहीं दोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। प्रोफेसर नकवी, मैं आ रहा हूं, बस एक छोटी सी टिप्पणी जो जपेंद्र ने कहा उस पर आपकी एक टिप्पणी करता है ना जी। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि भाई याद रखेंगे आप लोग, छोटी सी टिप्पणी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, केवल 10 सेकेंड, जल्दी से। जी देखिए, जहां तक इसका सवाल उठता है याद रखने का, तो याद तो पूरा भारत रखेगा, पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा कि जो इस वक्त जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है उसको, और सबसे ज्यादा याद रखेंगे इस वक्त स्पीकर का साथ देकर के टीडीपी और क्या नाम है पासवान साहब, और साथ ही साथ जेडीयू। ये 3 जो है ये हमेशा याद रखेंगे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो साथ दे रहे हैं। इससे पहले भी टीडीपी एक दफा याद कर चुकी है, इससे पहले भी टीडीपी ने साथ दिया था, उसके बाद फिर छोड़ करके चली गई थी, तो वो याददाश्त भी उनके कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो याद तो बहुत लोग रखेंगे, तो इस वजह से इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। और लोग याद ये भी रखेंगे कि किस तरह से 400 पार के ऊपर आपके यहाँ के सांसद ने, आपके यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने, आपके यहाँ के जो प्रत्याशी थे जो मेरठ से लड़ रहे थे, उन लोगों ने कहा था 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। विपक्ष को क्यों आप दोष दे रहे हो भाई? कहते आप हो, नाम हमारा लगा। ठीक है नकवी। मनोज जी छोटी सी टिप्पणी। मनोज जी कहते कि हाँ ये कह रहे हैं संविधान बदलना है, सच बोल रहे हैं, तो आप कहते नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। अब आप ये तय कर लीजिए, बता दिया कीजिए, ये आप जो बोल रहे हैं ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप क्या हेगड़े साहब कहते हैं संविधान बदलना है, तो हम क्या? ठीक है नकवी साहब, ठीक है। मनोज जी अगर हम जो है वो ये कहें फिर शुरू हो जाएंगे, बदलना है तो वो झूठे या सच्चे सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों जनों की बात आ गई। मनोज जी 10 सेकेंड, अब मेरे पास वक्त नहीं ज्यादा, मैं कार्यक्रम वाइंड अप करूंगा। मनोज जी। नहीं दुर्गेंद्र भाई, बड़ी सीधी साफ शब्दों की बात यह है कि ये लोकसभा अभी शपथ ग्रहण हुआ है और आगे देख रहा है। रही बात हिलाल भाई जिस तरह के बैंक जो बातें कर रहे हैं, प्रोफेसर है, लेकिन चीजों को ध्यान देना चाहिए, चीजें रखनी चाहिए। रवायतें शुरू करेंगे, बिगाड़ेंगे तो आगे आप भी सब चीजों के लिए तैयार रहिए। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोकसभा स्पीकर के पद और उपसभापति को लेकर के जिस तरीके से खींचतान और हार जानने के बावजूद कांग्रेस डटी हुई है, इसका मतलब है कि सदन हमको इस बार पत्रकारिता की निगाह से, खबरों की निगाह से दुर्गेश भाई ठीक ठाक मिलने वाला है, ये मान के चलिए। ठीक बात है। प्रोफेसर वर्मा एक टिप्पणी आपकी। देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष के साथ तो ये है कि अगर वो एक बार, गंभीरता सुनिएगा जी, अगर वो एक बार हार जाता है तो फिर वो जनता के न्यायालय में फिर से जाएगा कि साहब आपने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, और विरोध करने की भी स्थिति नहीं आ पाई जी। तो कुल मिलाकर के दुर्गेश जी ये है कि विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन जो पक्ष है उसमें सहनशीलता नहीं है। उसको कायदे से, जिसको आप कह सकते हैं, अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि वास्तव में होना चाहिए, अगर आपके पास स्पीकर पद है और वो विपक्ष में, तो उनको डिप्टी स्पीकर दे देना चाहिए।
क्योंकि वो लोकसभा है, जहां संसद है, जहां पे लोगों का विचार होना है, वहां लड़ाई नहीं होनी है, कुश्ती नहीं होना है। और उनकी भूमिका अलग है, उनकी भूमिका अलग है। तो इतना तो सहानुभूति और एक वो होना चाहिए ठीक कि है। आइए हम सब लोग एक जगह बैठेंगे। और यहाँ संसद में कोई वो नहीं है। ठीक बात। महेंद्र सिंह जी हम देश के विकास की बात ठीक है। करें। थैंक यू वर्मा, थैंक यू मिस्टर वर्मा। महेंद्र सिंह जी, बस एक 10 सेकेंड की टिप्पणी कि जो संसद है वो आपको आने वाले दिनों में किस तरह की दिख रही है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और फिर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी होगा, तो ये सब सारी चीज़ों के बाद संसद की दिशा और दशा कैसे देखते हैं? केवल 10 सेकेंड में, बहुत जल्दी। बिल्कुल, दिशा तो आज दिख रही थी कि अब संविधान जो संसद संविधान के लिए ही होती है और लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए होती है, तो अब ये लग रहा है कि संविधान पर बात करने वाले बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और सरकार को खूब अच्छी तरीके से घेरेंगे कि लोक कल्याण की बात कीजिए और लोक कल्याण की नीतियां बनाइए, वरना हम विरोध करेंगे। आपको सस्पेंड करना है कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सड़क से लेकर संसद तक वो लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया कुंवर जयपेंद्र, बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर हिलाल नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का धन्यवाद, कुंवर जयपेंद्र आपका भी धन्यवाद, और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वास्तव में पक्ष विपक्ष यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन मर्यादा दोनों पक्षों को रखना चाहिए। और अगर आप सरकार में हैं, आपके पास पावर है, तो लचीला रुख अपनाकर चलना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये मानता हूं कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो आप उसको सुधार लीजिए, अपने आप को बड़ा कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।